हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। डियर फ्रेंड, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहे हो या कानपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, क्लास दोनों के लिए हेल्पफुल है, कंटेंट दोनों में सेम है। हम जो बात करेंगे आज पेपर सेकंड, अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर थर्ड है। यूनिट दोनों में एक ही है, लखनऊ में भी यूनिट 3 है और कानपुर में भी यूनिट 3 है। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था काउंसलिंग क्या होता है, परामर्श क्या होता है, परामर्श का अर्थ, परिभाषाएं हमने कल पढ़ ली थी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ये सारा कंटेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे परामर्श के सिद्धांत और प्रक्रिया की। देखिएगा, परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। इससे पहले आपसे बताना चाहेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीएड का बेहतरीन कंटेंट लेने के लिए, बेहतरीन मार्क्स गेन करने के लिए बेस्ट चैनल आपके लिए रहेगा। देखिएगा, मैकडेनियल और शेफ्टल के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। किसके अनुसार बात हो रही है? मैकडेनियल और शेफ्टल के अकॉर्डिंग। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया के क्या सिद्धांत होते हैं उनको समझते हैं। अपने परामर्श समझ लिया, परामर्श क्या होता है। एक परामर्श दाता होता है, दूसरा परामर्श प्रार्थी होता है, यानी कि एक परामर्श देने वाला, दूसरा परामर्श चाहने वाला। जो परामर्श चाहने वाला होता है उसको सेवार्थी कहते हैं। पहला है लोकतंत्री आदर्शों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आइडियल डेमोक्रेसी। समझते हैं, परामर्श के सिद्धांत लोकतंत्री आदर्शों पर आधारित हैं। किस पर? लोकतंत्री आदर्शों पर आधारित है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को, देखिए हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। मान लीजिए मेरी जो कैपेसिटी है वो अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है। मेरे सोचने विचारने की क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है। कोई चीज़ है, मान लीजिए आप चाहे पढ़ाई को लेकर के या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है उसको समझने में आपकी जो कैचिंग पावर है वो ज़्यादा अच्छी हो, मेरी कमजोर हो, या मेरी अच्छी हो आपकी कमजोर हो। हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम सभी में है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो परामर्श की प्रक्रिया है, जो ये काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये संपन्न हो पाए। इसके अलावा जो परामर्श चाहने वाला है, सेवार्थी को स्वयं निर्णय लेने के लिए सहायता प्रदान करना है, ना कि उस पर अपने निर्णय थोपना है। क्या? जो भी परामर्श प्रार्थी होता है उसको हम इस लायक बनाते हैं, इस योग्य बनाते हैं कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। हमें उस पर अपने निर्णय थोपना नहीं है। ठीक है, और वो भी हमें सबकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको देखते हुए। व्यक्ति को परामर्श प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान का निर्णय लेने योग्य बनाना। क्या करना है? ताकि वह अपनी समस्याओं के समाधान का स्वयं निर्णय ले पाए, इस योग्य हमें उसको बनाना है। परामर्श प्रार्थी पर निर्णयों को थोपता नहीं है। जो परामर्श दाता होता है वह परामर्श प्रार्थी पर अपने निर्णय नहीं थोपता, बल्कि इस योग्य बनाता है कि वह सही निर्णय स्वयं ले सके, वह सही डायरेक्शन अपने लिए खुद चुन सके। ठीक है, बात समझ में आ गई। लोकतंत्री आदर्शों का सिद्धांत आपकी समझ में आया। हर एक व्यक्ति की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो अलग होती है, उसको हमें ध्यान में रख करके उसको परामर्श देना है। अपने निर्णय थोपना नहीं है कि तुम्हें यही करना है, हमें उसको एक सजेशन देना है, एक सलाह देनी है, फिर वो खुद निर्णय करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। स्वीकृत का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति के सिद्धांत के अनुसार सेवार्थी के व्यक्तित्व को समझा जाए। भाई उसके व्यक्तित्व को समझा जाए। ठीक है, वो चाहता क्या है, उसकी रुचि किसमें है, वो किस तरफ उसका झुकाव है। ठीक है, उसी को लेकर के हमें उसको सजेशन देना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, तथा उसके अधिकारों को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाए कि आखिर उसके हित में कौन से उसके अधिकार आ रहे हैं जो उससे छीने जा रहे हैं। हमें उन अधिकारों को पूर्ण सम्मान देना है और उसको जो है उन अधिकारों को क्या करना है, उन अधिकारों को वो कैसे प्राप्त कर पाए उसके लिए उस काउंसलिंग करनी है, उसके लिए उसको परामर्श देना है। सेवार्थी की समस्या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। भाई किसी भी संबंधित, मैंने कहा ना, परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है, परिवार से संबंधित समस्या हो सकती है। समाज में व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है तो उसकी समस्या हो सकती है। एजुकेशन के मामले में आप सही डायरेक्शन नहीं चूज कर पाते हैं, आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपका मन करता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, आपका मन करता है मैं इंजीनियर बन जाऊं तो जाऊं किस क्षेत्र में,
है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, फिर हम काउंसलिंग के लिए अपने से जो वेल एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है उसके पास जाते हैं। सेवार्थी किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या से ग्रसित हो, परामर्शदाता को पहले उसके विचारों को सुनना और समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है, वो एक बात बोल पाता है और आप उसको 4 सुना देते हो या 4 समझा देते हो, वो फिर दूसरा स्टेप बोलता है, आप फिर उसको 2 समझा देते हो। ऐसा नहीं है। पहले जितना वो बोल सकता है, जितना वो अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में बता सकता है, आप चुपचाप उसकी बात को सुने। जब वो सेटिस्फाई हो जाए अपनी बात को कहने के बाद, तब आप उसको रास्ता दिखाएं, फिर आप उसको जो है समझाएं, उसके आधार पर उसे परामर्श दें। आगे बढ़ते हैं। सम्मान का सिद्धांत है। देखिए, सम्मान का जो सिद्धांत है, यहाँ पे हमें हेडिंग से ही पता लग रहा है कि इसमें बात किसकी हो रही है। इसमें बात सम्मान की हो रही है। परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मान का सिद्धांत जो होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत सेवार्थी यानी कि जो परामर्श चाहने वाला है, उसके विचारों, भावनाओं और समस्याओं को स्वीकार करते हुए उसे आदर सम्मान प्रदान किया जाए। उसकी विचार क्या है, फीलिंग्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, हमें उनको एक्सेप्ट करते हुए उनको आदर सम्मान देना है। हमें उन पर हंसना नहीं है कि क्या समस्या है तुम्हारी यार, क्या फीलिंग्स है, क्या विचार लेकर के आए, नहीं, हमें उसको समझना है, हमें उसको सम्मान देना है। बात करते हैं सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने का सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्श के माध्यम से छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा परामर्शदाता प्रार्थी की आवश्यकता और उसके संपूर्ण व्यक्तिगत निर्देशन कार्यक्रम के संदर्भ में अधिक स्पष्ट रूप से उचित तरीके से काम कर पाए और अधिगम का उपयोग करने की योग्यता उसके अंदर डेवलप कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग यहाँ, क्योंकि इससे जो प्रार्थी है वो लर्निंग कर पाता है, अधिगम कर पाता है, सीख पाता है। ठीक है, व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। परामर्श व्यक्ति के साथ सोचने पर बल देता है। जो परामर्श है, काउंसलिंग है, यह व्यक्ति के साथ सोचने पर बल देता है। भाई, जो भी परामर्श चाहने वाला आया है, हम उसके साथ सोचेंगे, विचारेंगे, उसके विचारों को समझेंगे, तो हम भी उस पर विचार करेंगे। किसके लिए सोचना और क्यों सोचना, इन दोनों में अंतर आवश्यक है। भाई, किसके लिए सोचना है और सोचना क्यों है। परामर्शदाता का यह कार्य है कि सेवार्थी के आसपास के सभी कारकों के बारे में सोचे। क्या करे? जो भी परामर्श चाहने वाला है सेवार्थी, उसके आसपास के सभी कारकों के बारे में सोचे कि आखिर कारण क्या है, रीजंस क्या है, और उसकी समस्या के संबंध में सेवार्थी के साथ मिलजुल करके काम करे। जो परामर्श देने वाला है वो उन समस्याओं को अपनी समस्या समझे, उनके विचारों को अपने विचार, उनकी भावनाओं को अपनी भावनाएं समझे, तभी वो उचित डायरेक्शन, उचित काउंसलिंग कर सकता है। ठीक है, उसके साथ मिलजुल करके काम करे। उसकी समस्याओं को, अपनी समस्या जब तक परामर्शदाता नहीं समझेगा, तब तक उसे सही डायरेक्शन नहीं दे सकता, सही काउंसलिंग उसके साथ वो नहीं कर सकता। परामर्श प्रक्रिया के कुछ पद होते हैं जिनको स्टेप्स इन काउंसलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। देखिएगा, परामर्श प्रक्रिया के विलियमसन और डार्ले ने निम्नलिखित 6 पदों की चर्चा की है। कितने पदों की चर्चा की है? 6 पदों की। ठीक है, पहला पद आपका आता है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जिससे फैक्ट्स का संकलन किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, ताकि विद्यार्थी का अध्ययन किया जा सके, जिसको एनालिसिस कहा जाता है। दूसरा है संश्लेषण। संश्लेषण, इस पद में जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, उसको क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। निदान, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं, इस पद में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है कि आखिर रीजंस क्या क्या हैं, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमान निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहते हैं। क्या? निदान का उपयोग कैसे हो, उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको पूर्व अनुमान कहा जाता है। परामर्श, काउंसलिंग, परामर्शदाता और प्रार्थी के द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस पद में रखा गया है। ऐसे कदम
जिनमें जो परामर्शदाता है और प्रार्थी के द्वारा समायोजन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उनको इसमें रखा जाता है। फिर आता है आपका अनुवर्तन, जिसको फॉलोअप कहते हैं। परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने या नई समस्याओं के हल में विद्यार्थी की सहायता करने के प्रयास इस पद में शामिल हो पाते हैं। तो ये आपके परामर्श प्रक्रिया के कुछ पद होते हैं। आपसे पूछ लेगा परामर्श प्रक्रिया के पदों का उल्लेख कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। परामर्श की प्रविधियां, वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परामर्श की प्रविधियां। टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, इसको समझते हैं। देखिए, पहली जो प्रविधि है वो है मौन धारण प्रविधि, जिसको साइलेंस टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंस टेक्निक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, जब परामर्शदाता सेवार्थी की समस्या या वार्तालाप को चुपचाप बिना कोई टिप्पणी किए ध्यानपूर्वक सुनता रहता है, तो इसे मौन धारण प्रविधि कहते हैं। ठीक है। इस प्रविधि में जो परामर्शदाता होता है वो बिना किसी बाधा के सेवार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट भी करता है, उसके दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि मौन धारण का दूसरा प्रभाव यह है कि सेवार्थी को अपने विचार और समस्याओं को एक बड़े स्तर पर स्पष्ट करने का अवसर इसमें मिल जाता है। ठीक है। ऐसा होने पर जो सेवार्थी होता है उसके अचेतन मन में जो भी कुंठाएं होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसमें जो परामर्श प्रार्थी होता है ना, पहले उसकी पूरी बात को सुन लेना चाहिए, चुपचाप बैठ करके सुन लेना चाहिए। वो जितना बता सकता है अपने बारे में उतनी सुन लेना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है, उसके दिल में जितनी बातें होती हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाती हैं। उसके बाद ही हमें उसको सजेशन देना चाहिए। स्वीकृति प्रविधि, जिसको एक्सेप्टेंस टेक्निक कहा जाता है, इस प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के द्वारा अपने विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है, अच्छा है इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके उसके विचारों और दृष्टिकोण को स्वीकृत प्रदान करता है। जैसे अगर वो आप कोई बात बताता है अपने बारे में कि मुझे ये सब्जेक्ट तो अच्छा लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इसमें आगे अच्छा कर पाऊंगा, तो आपको कहना चाहिए अच्छा ठीक है, चलिए। और मतलब वो जैसे जैसे अपनी बात को रखे, आपको ठीक है, अच्छा है, ओके, जो भी शब्द आप बोल सकते हैं उसको लगे कि आप उनकी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है। ऐसे शब्दों का आप यूज करें। पुनरावृत्ति प्रविधि, जिसको री स्टेटमेंट टेक्निक कहा जाता है। रीस्टेटमेंट टेक्निक में क्या होता है कि पुनरावृत्ति प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के कथन को दोहराता है ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि परामर्शदाता सजग है। ठीक है। मतलब जो भी बात वो कह रहा है, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर सकता हूं तो आप उसको रिपीट करें। ठीक है। ताकि उसको लगे कि हाँ ये बात मेरी समझ पा रहे हैं, डीपली समझ पा रहे हैं। ठीक है। ताकि वो और ज्यादा इंटरेस्ट ले अपनी बात को आपके सामने रखने में। मान्यता प्रदान की प्रविधि, अप्रूवल टेक्निक, सेवार्थी परामर्श के समय अपनी समस्या से संबंधित अनेक फैक्ट्स और जो उसके थॉट्स हैं परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत करता है। परामर्शदाता सेवार्थी के तथ्यपूर्ण विचारों को बीच बीच में मान्यता प्रदान करनी चाहिए। वही बात है, ठीक है, अच्छा है करके आप उनके स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से। विश्लेषण प्रविधि क्या होती है? एनालिसिस टेक्निक। विश्लेषण प्रविधि में सेवार्थी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और समस्याओं और उनसे संबंधित फैक्ट्स का परामर्शदाता के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। मतलब पूरी तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि आखिर ये जो विचार हैं वो किस तरीके के विचार ये रख रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं या इजी हैं या क्या प्रॉब्लम है। उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं वो उनका एनालिसिस करें। परित्याग प्रविधि, जिसको हम रिग्रेशन टेक्निक कहते हैं। परामर्शदाता कभी कभी सेवार्थी के विचारों को दोषपूर्ण पाता है कि इसमें मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, दोषपूर्ण विचार हैं। ऐसी सर्कमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन में परामर्शदाता के पास ऐसे विचारों का परित्याग करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। आश्वासन प्रविधि, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आश्वासन प्रविधि क्या होती है? आश्वासन में परामर्शदाता सेवार्थी के कथनों को स्वीकार करता है। एश्योरेंस टेक्निक में जो परामर्शदाता होता है वह सेवार्थी के कथनों को स्वीकार करता है, साथ ही साथ उनका अनुमोदन भी करता है। ऐसा करने से
परामर्शदाता में सेवार्थी का विश्वास बढ़ेगा। भाई जब वो अपनी बात रख रहा होगा, आप उसको आश्वासन देंगे तो उसका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा और वह परामर्शदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए उत्सुक भी रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो पाई। आपने प्रविधियां पढ़ी, प्रविधियां बहुत पूछ लेता है, आप इनको बहुत अच्छे से, और हमारी क्लास को आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्देशन के कुछ परामर्श होते हैं, चलिए इनकी बात करते हैं। परामर्श की, सॉरी कहाँ पहुंच गए, देखिए परामर्श के प्रकार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग समझते हैं। परामर्श प्रक्रिया की प्रकृति को देखते हुए तथा परामर्शदाता की भूमिका को देखते हुए परामर्श साहित्य में परामर्श की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं जो निम्नलिखित हैं। 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं जो कैसी हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तो है निर्देशीय या परामर्शदाता केंद्रित, निर्देशीय या परामर्शदाता केंद्रित, इसमें जो परामर्शदाता होता है उसको सेंटर में रखा जाता है, या नियोजक परामर्श। दूसरी अनिर्देशीय या प्रार्थी केंद्रित, इसमें जो सेवार्थी जो प्रार्थी होता है उसको सेंटर में रख करके काउंसलिंग की जाती है। फिर होता है समन्वित परामर्श। अब इनको एक एक करके डीपली समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशीय या परामर्शदाता केंद्रित या नियोजक परामर्श, इस विचारधारा या प्रविधि के जो प्रवर्तक हैं वो विलियमसन है। तुरंत रट लीजिए कौन है, विलियमसन है। इस प्रकार के परामर्श को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परामर्शदाता केंद्रित परामर्श या निर्देशीय परामर्श, ठीक है, या नियोजक परामर्श भी कहते हैं। इसमें परामर्शदाता को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो परामर्शदाता यानी कि जो परामर्श देने वाला है उसको अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और परामर्श प्रार्थी को गौण स्थान यानी कि उसको सेकंड स्थान दिया जाता है, उसको गौण स्थान दिया जाता है। इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा परामर्शदाता को दी जाती है क्योंकि काउंसलिंग वही करेगा, जो सामने वाला है वो तो सिर्फ अपनी बात रखेगा। ठीक है, मेन रोल किसका होगा, परामर्शदाता का होगा, क्योंकि रास्ता वही दिखाने वाला है, डायरेक्शन वही देने वाला है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। ठीक है, इस पद्धति में परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व तो परामर्शदाता का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी परामर्शदाता की होती है। इसीलिए इसको प्रथम स्थान या यूं कहें कि अत्यधिक महत्व दिया जाता है। परामर्शदाता ही परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को प्राप्त करता है, कोई दूसरा तो है नहीं भाई। परामर्श जो प्रार्थी है, जो सेवार्थी है, उसकी प्रॉब्लम्स को जो है कौन समझ रहा है, परामर्शदाता। उनका हल निकालता है, उनके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है, और निदान करता है, उपचार करता है, सॉल्यूशन देता है। अंत में परामर्श प्रार्थी को उपचारात्मक निर्देश भी देता है ताकि वह अपनी इन प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आ पाएगा, इसका सॉल्यूशन परामर्शदाता देता है। अतः इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को पूर्ण रूप से मार्गदर्शन कराता है। क्या कराता है, पूर्ण रूप से मार्गदर्शन उसका करता है, उसको सही डायरेक्शन देता है ताकि वह फ्यूचर में जो है उसको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। जो निर्देशीय परामर्श अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इनको समझते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए। नंबर 1 तो प्रक्रिया में परामर्शदाता मुख्य भूमिका निभाता है, भाई जाहिर सी बात है ना। वह प्रार्थी को सलाह प्रदान करता है, अगर ये सलाह नहीं प्रदान करेगा तो प्रार्थी इसके पास क्यों आएगा। इस प्रक्रिया में केंद्र बिंदु व्यक्ति नहीं बल्कि समस्या है। इस प्रक्रिया में जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति नहीं है बल्कि क्या है, समस्या है। प्रार्थी परामर्शदाता के अधीन काम करता है, ना कि साथ। जो प्रार्थी होता है वह परामर्शदाता के अधीन रह करके काम करता है, उसके साथ नहीं। इस परामर्श में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे प्रत्यक्ष, प्रभावी और व्याख्यात्मक होती हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं, वो भी आपको लिखनी पड़ेंगी अगर पूछता है तब। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है, इस प्रक्रिया में प्रार्थी अधिक निर्भर होता है। भाई इसमें प्रार्थी जो होता है वो ज्यादा डिपेंड रहता है सामने वाले पर, और वह कुसमायोजन की नई समस्याओं का समाधान करने के भी अयोग्य होता है। जो जिन सर्कमस्टांसेस में वह समायोजन नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, ऐसी नई समस्याओं का समाधान करने के भी अयोग्य होता है, क्योंकि प्रार्थी परामर्शदाता से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाता
यह उत्तम और प्रभावी निर्देशन नहीं माना गया है। जब तक व्यक्ति स्वयं के अनुभवों द्वारा कुछ दृष्टिकोणों या अभिवृत्तियों का विकास नहीं कर लेता, तब तक वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, ऐसा इसमें कहा गया है। परामर्शदाता प्रार्थी को भविष्य में गलतियों को करने से बचाने में असमर्थ रहता है। उसका मतलब ये रहता है कि चलो ठीक है, करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सलाह दे दी, अब पता लगे इन फ्यूचर उसको फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सलूशन जो है, आप ऐसा नहीं कि भविष्य में वो गलतियां नहीं करेगा, गलतियां फिर उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उसको दिक्कत होगी, फिर वो आपके पास दौड़ करके आएगा। तो इसमें ऐसा कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको उचित नहीं माना गया है। विद्यार्थी के बारे में जानकारियों का अभाव रहता है, जिससे गलत परामर्श भी संभव रहता है। ठीक है, अब इसके कुछ लाभ हैं, हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, हमने इसके सीमाएं पढ़ ली, अब इसके कुछ लाभ हैं वो भी देखेगा। एडवांटेजेस, यह विधि समय की दृष्टि से लाभकारी है, इसमें समय की बहुत बचत होती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के परामर्श में समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कहा भी गया है कि समस्या को सेंटर में रखा जाता है। परामर्शदाता प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, क्योंकि वो आमने सामने बैठ करके जो है बातचीत, उनका जो कन्वर्सेशन है वो हो रहा होता है। परामर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर बल देता है। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रार्थी की सहायता के लिए शीघ्र ही उपस्थित हो जाता है, जिससे उस प्रार्थी को प्रसन्नता भी होती है। ये अपने निर्देशीय परामर्श या नियोजक परामर्श या परामर्शदाता केंद्रित परामर्श पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अनिर्देशीय, जिसको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कहा गया है, इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है देखिएगा। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो कार्ल रॉजर्स हैं, ये आपको याद रखना होगा। इस प्रकार के परामर्श को परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श भी कहा गया है। क्या कहा गया है, उसको कहा गया था परामर्शदाता केंद्रित, इसको परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श कहा गया है। प्रवर्तक इसके कौन है, कार्ल रॉजर्स। इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत या परामर्श प्रार्थी या परामर्श प्राप्तकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेता है। यहाँ पे एक्टिव कौन है, सामने वाला परामर्श प्रार्थी, जो परामर्श चाहने वाला है, यहाँ पे उसको एक्टिव माना गया है, उसको सक्रिय जो है भूमिका में रखा गया है। और परामर्शदाता को यहाँ पे गौण स्थान दिया गया है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, और वहां पे परामर्शदाता को जो है मुख्य भूमिका में रखा गया था और प्रार्थी को गौण में। इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी ही ज्यादातर बोलता है, क्योंकि उसको अपनी सारी समस्याएं सामने वाले के सामने खोल करके पिटारा रखना होता है, तो वो ज्यादा बोलता है। और परामर्शदाता अधिकतर उदासीन चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, जब उसको सॉल्यूशन देना होता है तभी बोलता है। इसमें परामर्श प्रार्थी अधिकतर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता है और उनकी पूर्ति के लिए स्वयं योजना भी बनाता है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह परामर्श प्रार्थी में खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है। मतलब उसको हम ऐसे ही समझाएं, ऐसा कुछ समझाएं ताकि वो इन प्रॉब्लम्स का डिसीजन खुद ले पाने के योग्य हो जाए। ठीक है, बात क्लियर हुई। अनिर्देशीय परामर्श में निर्णय लेना, योजना बनाना, उस योजना का अनुकरण करना, पहले आप डिसीजन लीजिए, फिर प्लान तैयार कीजिए, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना, आदि सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करना परामर्श प्रार्थी के द्वारा ही किया जाता है। अब इसकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को भी हम समझेंगे। देखिए, यह प्रार्थी केंद्रित परामर्श है, इसमें प्रार्थी को सेंटर में रख करके काम किया जाता है। इस परामर्श विचारधारा में परामर्शदाता सबसे अधिक निष्क्रिय होता है, क्योंकि उसको गौण स्थान दिया गया है। एक्टिव यहाँ पे कौन है, परामर्श चाहने वाला व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार किया जाता है, और वह अपने किसी भी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र होता है। प्रार्थी का व्यवहार संवेगात्मक रूप में अधिक परिपक्व माना जाता है। प्रार्थी केंद्रित परामर्श में परामर्शदाता का सामान्य लक्ष्य होता है प्रार्थी के स्वयं के संगठन और कार्यशीलता में परिवर्तन लाना, कि उसकी जो भी कार्यशीलता है उसमें परिवर्तन किया जाए, है ना।
इस परामर्श की विचारधारा निर्देशीय परामर्श के बिल्कुल अपोजिट होती है। इस परामर्श में संपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वह प्रार्थी या व्यक्ति पर ही रहता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट कहता है यह परामर्श मनोविश्लेषण की तरह गहरा नहीं होता। परामर्शदाता को लचीलेपन की आज्ञा का अभाव भी इस परामर्श की एक कमी है। और प्रार्थी केंद्रित परामर्श सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सी परामर्श परिस्थितियां सफलतापूर्वक नहीं आ पाती। प्रार्थी के साधनों, निर्णयों और बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सभी समस्याएं केवल बोलकर ही हल नहीं हो सकती, कुछ के लिए हमें और डीप जाना पड़ता है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। अनिर्देशीय परामर्श के कुछ लाभ होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इस विचारधारा से प्रार्थी में समस्या समाधान की योग्यता उत्पन्न होना निश्चित है, चाहे यह प्रक्रिया बहुत धीमी ही क्यों ना हो। उसमें क्या होता है, जो है समस्या समाधान की योग्यता उत्पन्न हो ही जाती है, भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। प्रार्थी केंद्रित विचारधारा होने के कारण अन्य अनावश्यक गतिविधियों और परीक्षणों आदि से बचाव इसमें हो सकता है। यह विचारधारा समस्या को प्रार्थी के अचेतन मन के स्तर से चेतन मन के स्तर पर लेकर के आती है, अचेतन से चेतन मन के स्तर तक लेकर के आती है और तनाव को मुक्त भी करती है। इस प्रकार के परामर्श बहुत लंबी अवधि तक के लिए अपने प्रभाव छोड़ देते हैं। अब आगे बात करते हैं समन्वित परामर्श की। ठीक है, 3 दिए थे, एक तो आपका परामर्शदाता केंद्रित परामर्श जिसको नियोजक कहा गया, दूसरा अनिर्देशीय परामर्श, तीसरा समन्वित परामर्श है। इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक काउंसलिंग क्या होती है। देखिए, समन्वित परामर्श के जो प्रचारक या प्रवर्तक हैं वो थॉर्न है। कौन है? थॉर्न। ठीक है, प्रचारक कहिए या प्रवर्तक कहिए, थॉर्न है। समन्वित परामर्श विधि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श का मिश्रित रूप है। भाई जो निर्देशीय परामर्श था, यहाँ पे जो परामर्श देने वाला है उसको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, इसमें परामर्श चाहने वाले को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। लेकिन ये जो समन्वित है, अब इसमें दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है। क्या है? मिश्रित रूप है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता निर्देशीय परामर्श की तरह ना तो सक्रिय होता है और ना ही अनिर्देशीय परामर्श की तरह यहाँ पे वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, वह इन दोनों विधियों के बीच के मार्ग को अपनाता है। समन्वित परामर्श विधि के अंतर्गत परामर्शदाता सबसे पहले परामर्श प्रार्थी की समस्या और व्यक्तित्व का अध्ययन करता है ना, उसकी समस्या को समझता है, उसके व्यक्तित्व को समझता है, उसकी कैपेसिटी, क्षमता, रुचि को समझता है, फिर आगे वो डिसीजन लेता है। उसके पश्चात वह उस विधि को चुनता है जो उस प्रार्थी के लिए अधिक उपयोगी होती है। समन्वित परामर्श की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए, नंबर 1 तो इसमें जो है कि वस्तुनिष्ठ और समन्वय परक विधियों का प्रयोग किया जाता है। परामर्श के शुरू में प्रार्थी की सक्रियता वाली प्रविधियों का प्रयोग अधिक होता है और इसमें परामर्शदाता निष्क्रिय होता है। इसमें कार्यकुशलता और उपचार प्राप्त करने को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। इसके प्रयोग में अल्प व्यय के सिद्धांत का ध्यान में रखा जाता है। प्रार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही निर्णय लिया जाता है कि आखिर उसकी सबसे बड़ी नीड्स क्या हैं। निर्देशीय विधि का प्रयोग किया जाए या अनिर्देशीय विधि का, कौन सा मेथड अपनाया जाए, वो इसमें डिसीजन लिया जाता है। और इसकी सीमाएं पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये जो है पूरा खत्म हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, पूरा पेपर यहीं से आएगा, बाहर से कुछ भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और फीस 3rd सेमेस्टर की, आप चाहे कानपुर से हो, लखनऊ से हो, 200 है ओनली, मात्र। ठीक है, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। परामर्श की कुछ सीमाएं होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परामर्श का यह प्रकार अस्पष्ट और अवसरवादी है। ऐसा भी कहा गया है। भाई, हर एक चीज में कुछ गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं। ठीक है, दोनों निर्देशीय और अनिर्देशीय प्रकार के परामर्शों का मिश्रित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई दोनों को आप मिश्रित कैसे कर देंगे, दोनों की अलग विधियां हैं, अलग मेथड हैं, अलग तौर तरीके हैं, दोनों को मिलान कैसे, एक कैसे कर देंगे। इसमें यह प्रश्न उठता है कि प्रार्थी को कितनी स्वतंत्रता प्रदान की जाए इसमें। ठीक है, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता।
बस यही इसकी लिमिटेशंस है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।